हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और अब आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित। और ये विविध एक्सप्रेस की क्लास जो मैं लेकर आपके लिए आता हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आते हैं। और सभी स्टूडेंट से मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को लास्ट तक वॉच करें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। इसमें मैंने आपसे कई बार पहले बोला भी है, अब मैं दोबारा से आपके सामने ये बात फिर बोलता हूं कि आपको क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। धैर्य बना के रखें, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक एक कंटेंट आपके सामने आएगा। और देखिए, अपना एनालिसिस कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितना आप सही कर पा रहे हो, आप कितना आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, कितना प्रॉपर तरीका से अपना आपको तैयार कर लिया है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, आप सभी स्टूडेंट क्लास को आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप अपने जितने भी सगे संबंधी हैं। क्लियर? तो क्लास के साथ बनिए आप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन विविध का पहला क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट वर्क छोड़कर क्लास को ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये है। और दूसरा पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैस की है। तीसरा ऑप्शन देखिए आप, ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यानी केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, यानी 3 में 1 व 3 सही है, या 4 में 1 2 3 तीनों सही है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कौन सा बिल्कुल राइट है। आप देखिए, अब इनमें कौन सा बिल्कुल राइट है। मैंने आपको ये यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट है। दोबारा से भी आप 4 ऑप्शन देख सकते हो आप। ये आपके 4 ऑप्शन है। पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? अगर कभी आपसे ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा पूछी जाए, ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा आपसे पूछी जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या बताओगे? ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा, डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, तो आपका आंसर यही आएगा, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इसको हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन कह के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब भी इसका मतलब यही है, वैश्विक तापन अगर कह के आपसे पूछा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? वैश्विक तापन, यानी कि परिभाषा इसकी हो गई है। क्लियर? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए आप, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। तो क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आंसर कौन सा आएगा? देखकर बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं, बहुत बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लगा भी दिया है। और इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? देखिए आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत बच्चों ने लगाया है, 1 भी लगा रहे हैं, 2 भी लगा रहे हैं, 3 भी लगा रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर आएगा 1 2 3। ये तीनों ही बात सत्य हैं, इनमें कोई सी भी बात गलत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, तीनों ही कथन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चों। जहां पर एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ये जो CO2 है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? कभी आपसे पूछा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही भी लगाया है और गलत भी आप लगा रहे हो। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए आप।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वनों के उत्पादक कार्य नहीं है। देखिए आप स्पीड के साथ लगाइए आप आंसर। देखिए आप, रेजिन का उत्पादन, गैसों के साथ पानी, खनिज तत्वों का विकिरण, ऊर्जा का सोखना, यह एल्कलॉइड, अल्कलॉइड, क्षारशोध का उत्पादन, या लेटेक्स और औषधि तत्वों का उत्पादन। इन चारों में देखकर बताइए आप, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य वनों का उत्पादक कार्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा बिल्कुल राइट आएगा? इसका बिल्कुल आंसर राइट है। बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ लगाया सेकंड नंबर, गैसों के साथ पानी, खनिज तत्वों और रेडिएशन एनर्जी को सोखना, ये इसका मुख्य, यही इसका आंसर। ये नहीं है, बाकी सब सही है। उत्पादक कार्य नहीं है, यह कार्य नहीं है, बाकी सब रेजिन का उत्पादन, एल्कलॉइड, लेटेक्स, ये बिल्कुल इसके सही हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े से हार्डली आएंगे आपके सामने, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। देखकर बताइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, वर्ष 2018 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया जाएगा, किसको किया जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ आंसर लगाया है और बिल्कुल उनका सही भी है और कुछ गलत भी इसमें कर रहे हैं। लगाइए स्पीड के साथ कौन सा आंसर बिल्कुल आपका राइट। बहुत बच्चों ने नंबर 4 लगा दिया है, उमा शर्मा। अगर आपसे हमें पूछ लो कि कालिदास सम्मान कौन सी राज्य सरकार देती है, कालिदास सम्मान कौन सी राज्य सरकार देती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? कौन सी राज्य सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, कौन सी राज्य सरकार कालिदास सम्मान को देती है, प्रदान करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार? मध्य प्रदेश। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से पढ़िए, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए आप और देख कर बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य में राज्य विधान परिषद समाप्त करने का जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं, यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में या करंट अफेयर्स की क्लास में पहले भी एक बार आपको बता दिया है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन का बताने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा राज्य है जिसने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ लगाया है नंबर 4 आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आपका राइट है। आंध्र प्रदेश अपने राज्य से विधान परिषद को खत्म कर रहा है। तो अगर आंध्र प्रदेश विधान परिषद को खत्म करेगा तो कितने राज्य बच जाएंगे जिनमें विधान परिषद लागू है, विधान परिषद लागू है। चलो यहां पर मैं आपको लिखवाता हूं। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों विधान परिषद किस किस में लागू है? यूपी में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, और बताइए कौन कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एक आपका J&K था, J&K। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितने राज्य हो गए? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, J&K। दिल्ली J&K अब राज्य नहीं है, J&K में अब भी है। और सातवां कौन सा? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो वहां पर अब ये समाप्त हो रहा है, तो कितने राज्य बच जाएंगे आपके? ये 6 राज्य बच जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या है? ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर अभी विधान परिषद लागू है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आएगा? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप यहाँ पर, विधान परिषद, ये जो विधान परिषद है ये कौन से आर्टिकल में आती है, कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद का सृजन है, कौन से अनुच्छेद में किसी नए राज्य में विधान परिषद को लागू किया जा सकता है, कौन सा वो आर्टिकल है, उस आर्टिकल को भी आप स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा वो आर्टिकल आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे लगाओगे आप 169। किसी नए राज्य में विधान परिषद लागू करना है तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आपको जाना होगा, कौन से आर्टिकल 169 में जाना होगा। और आंध्र प्रदेश ने ये जो पारित किया है ये 169 के फर्स्ट में किया है, 169 के फर्स्ट में किया है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखो। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे। तब मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट है, स्पीड के साथ लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा देख के बताइए। 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होंगे, तो स्पीड के साथ बताएं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं। ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते थे, वित्त सचिव, किसके, वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर, वित्त सचिव। अब किसके होंगे, वित्त मंत्री, किसके होंगे, वित्त मंत्री। क्लियर। तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी लगा दोगे आप इसे। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो इनमें से कौन सा वो वर्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड में चुन लिया गया है ऑक्सफोर्ड ने, और बहुत ही पॉपुलर वर्ड है संविधान। कौन से वर्ड को, संविधान को रख लिया है, संविधान। ऑक्सफोर्ड ने अपनी लिस्ट में कौन से वर्ड को यूज में लाया है, संविधान। संविधान एक जनता का बहुत लोकप्रिय वर्ड हो गया है, संविधान वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अभी हाल ही में किस देश को रोहिंगा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रोहिंगा मुस्लिमों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। देखिए और लगाइए आप कौन सा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बांग्लादेश, भारत, भूटान और म्यांमार। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तो देख कर बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अभी हाल ही में किस देश को रोहिंगा मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। इन 4 देशों में से कौन सा देश आएगा, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ये विद एक्सप्रेस की क्लास है, तो इसमें आप बताइए आप कौन सा आंसर बिल्कुल आपका राइट आएगा, म्यांमार। तो मेरे प्यारे बच्चों म्यांमार की राजधानी भी आप यहां बता सकते हो, आप म्यांमार देश की राजधानी कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। म्यांमार की राजधानी बताइए कहां पर है, नेपीता ये म्यांमार की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताइए कहां पर है, द हेग में है। कहां पर, द हेग। ये जो द हेग शहर है ये कहां पड़ता है, ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पर, नीदरलैंड। कहां पर, नीदरलैंड्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, नीदरलैंड के अंदर द हेग में, द हेग। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। द हेग, इसको लिखना आपको द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, विजयनगर के, अगर आपने देखो विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसके देखिए इसका आंसर क्या आएगा। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? तो इसमें आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, लगाइए आप देवराय सेकंड, देवराय सेकंड, ये इसका आंसर आएगा। अगर यहां पर मैं आपसे पूछ लूं विजयनगर साम्राज्य, वो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आंसर, जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में इतिहास को पढ़ रखा है या दिल्ली पुलिस का जो ऐप है वहां पर जो इतिहास प्रॉपर तरीका से विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत सब उनके फिनिश हो गए हैं, वो बच्चे बिल्कुल वो भी क्लास को प्रैक्टिस के साथ लगे हुए हैं, तो वो इसका आंसर बताएं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर संस्थापक कौन थे? स्पीड के साथ आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं, हरिहर वे बुक्का, हरिहर वे बुक्का, मेरे प्यारे बच्चे लिखिए आप हरिहर वे बुक्का। अभी जो कृष्ण देव राय है ये जीएस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा कौन हुआ है? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। और कृष्ण देव राय कौन से वंश के राजा थे? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तुलु वंश से बिलोंग करते थे। और बाबर ने भी इन्हें भारत का सबसे महानतम राजा बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे महानतम राजा, शक्तिशाली राजा किसके लिए बोला है? कृष्ण देव राय के लिए बोला है, कृष्ण देव राय के लिए बोला है। अब इतिहास को अगर आप प्रॉपर तरीका से पढ़ोगे तो ये पॉइंट जब आपके समझ में आते हैं और लाइन टू लाइन करोगे तो 4 दिन 10 दिन बाद भूल जाओगे। जब टॉपिक को आपने तरीका से पढ़ लिया है फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट करें इसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लेस किया गया? वो कौन सी मिसाइल इसमें लगाई गई? स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं, स्पीड के साथ लगाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए करंट का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दक्षिण भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, बेस बनाया, जिसे किस मिसाइल से लेस किया गया? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी मिसाइल? अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल। स्पीड के साथ लगाएं आंसर। बिल्कुल, अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, आप बराबर वॉच कर रहे हो आप, तो लगाइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी मिसाइल से इसको लेस कर दिया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल। एक क्वेश्चन और आप यहां पर मिलता है आपके लिए। ब्रह्मोस मिसाइल हमने कौन से देश से लिए? ब्रह्मोस मिसाइल हमने कौन से देश से लिए? मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे आप, रसिया से हमने इसको लिया है। किससे लिया है? रसिया से हमने इसको लिया है। और हमने भी इसमें कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। और भी देश, कौन सा देश हमसे, एक क्वेश्चन और है, कौन सा देश हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल देने का सौदा हुआ है उससे, ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर क्या बताओगे? आप हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, वो कौन सा देश है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अगर करंट अफेयर्स की क्लास आप वॉच करते हो आप और सब कुछ आप पढ़ते हो आप, लगाइए आप कौन सा देश हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। तो उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? फिलीपींस। क्या आएगा? फिलीपींस। अब फिलीपींस की बात करोगे आप तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। अब इस मनीला की बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं जोड़ सकता हूं आपके लिए। मनीला में आपका एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर है और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? मनीला में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पॉइंट को आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। सीधा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है कि ब्रह्मोस मिसाइल, इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल हमने कौन से देश से लिए? रसिया से लिए। और हम ब्रह्मोस मिसाइल को कौन
से देश को और उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराकर कौन से देश को हम बेच रहे हैं? फिलीपींस से हमारा समझौता हुआ है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, और मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? मनीला में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में ये पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा है वो आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे, क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन डिक्टो आपको दिल्ली पुलिस में और रखे मिलेंगे, क्योंकि एसएससी आपका एग्जाम ले रही है और इतना आसान, इतना छोटा क्वेश्चन आपके लिए नहीं रखेगी, इसलिए मैं थोड़ा हार्डली क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। क्लियर? और आप ऐसी परीक्षा को बिल्कुल पास कर जाओ, बिल्कुल ये है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए आप, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से, जल्दी कहीं की नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, इतना टाइम मिलता है, आराम से देखिए आप। क्वेश्चन है, विकासशील देशों में होते हैं, विकासशील देशों में होते हैं। तो यहां जैसे 4 ऑप्शन दिए, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि विकासशील का मतलब क्या होता है, विकासशील देश कौन से होते हैं, तो वो मेरा प्यारा बच्चा बता सकता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लासों को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ रखा है, पूंजीवादी व्यवस्था को पढ़ रखा है, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, विकसित, विकासशील, उन टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर रखा है। वो मेरा प्यारा बच्चा ऐसे क्वेश्चन को ठीक कर सकता है, वरना ऐसे क्वेश्चन को आंख मीच कर ही लगाएगा, सही नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, विकासशील देशों में होते हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एक, नीची शिशु मृत्यु दर, एक नीची शिशु मृत्यु दर, या आय के वितरण ऊंचे स्तर की समानता, या अशिक्षा की नीची दर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जो राइट आंसर है, बहुत बच्चे बहुत गलत भी लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे हैं, लेकिन गलत की संख्या इस क्वेश्चन पर ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आपने प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ रखा है, और इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, जो क्वेश्चन है, जो समय की मांग है, वो एसएससी आपसे पूछेगी। 100% इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन उठा के रखेगी, और एसएससी का इकोनॉमिक्स पर बहुत ज्यादा जोर होता है, और इकोनॉमिक्स के जब एसएससी क्वेश्चन उठाकर रखती है, प्रीवियस सेट आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं, और 99% बच्चे क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ रखा है, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है, तो क्वेश्चन होने के, गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्लियर? देखिए आप, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। विकासशील देशों में होते हैं, विकासशील देशों से मतलब होता है, विकासशील देश किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। विकासशील देश वे होते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, और जिनका कार्य प्रगति पर होता है। गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, इतने पिछड़े हुए होते हैं। क्लियर? गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, और कार्य जिनका प्रगति पर होता है, कार्य जिनका ऑलरेडी प्रगति पर होता है, चलता रहता है, उसे विकासशील कहते हैं। जैसे भारत है, चाइना है, ये विकासशील देश हैं। क्या है? विकासशील देश हैं। वो देश जो पिछड़े से भी ऊपर चले गए हैं, वो विकसित में चले जाते हैं। क्लियर? जिनका कार्य प्रगति पर नहीं, जिनका कंप्लीट विकास, कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे वर्ल्ड में कितने देश विकसित हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 देश विकसित हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने देश विकसित हैं? 7 देश विकसित हैं, बाकी सब विकासशील में आते हैं। विकासशील उन्हें कहते हैं जो गरीबी रेखा से तो ऊपर होते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, और जिनका कार्य प्रगति पर होता है, विकासशील कहलाते हैं। तो ये 1, 2, 3 तीनों गलत हैं, तो इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इतना बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन ऐसे ही उठा के नहीं रख दिया है कोई। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की पावर भी मेरे प्यारे बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों ने हमसे इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ रखी है, इकोनॉमिक्स की क्लास को बहुत अच्छे से ऑफलाइन में वॉच कर रखा है, वो मेरा प्यारा बच्चा इस 4 ऑप्शन में देखकर गलत नहीं करेगा, और देखते नहीं बताएगा कि चक्र बेरोजगारी क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, स्पीड के साथ लगाएं, आंसर आएगा क्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी जिसके परिणाम स्वरूप लोग रोजगार प्राप्त करने के अवसर के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं, और वे रोजगार की तलाश बंद कर देते हैं। क्या पहला ऑप्शन राइट है? सेकंड देखिए आप, बेरोजगार जो अवसाद और मंदी के समय उत्पन्न होता है,
क्या दूसरा ऑप्शन राइट है? तीसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बेरोजगार का वह भाग जो श्रम बाजार की सामान्य क्रिया के कारण नहीं होता है, यह बेरोजगार का वह भाग जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है तथा जिसके कारण कुछ उद्योगों में काफी मात्रा में भी रोजगार की हानि हो जाती है। तो आपका सिर्फ यहां पागल बनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन देखकर बताइए, आप बड़े बड़े आर्टिकल उठाकर रख दिए, मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ 2 से है, 2 आपका बिल्कुल राइट है। बेरोजगार जो अवसाद मंदी के समय उत्पन्न होता है, मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ी है, तो मैंने आपको जब चक्रीय बेरोजगारी हेडिंग लिखवाया, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो मैंने वहां पर एक ही लाइन लिखवाई, व्यापार मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? व्यापार मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। लिखवाया या नहीं लिखवाया? अपनी कॉपी में आप देखना, अपने नोट्स में देखना। आप जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको जब चक्रीय बेरोजगारी हेडिंग डलवाई तो उसी टाइम मैंने आपको लिखवा दिया था कि इसका मतलब होता है व्यापार की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। जब बिजनेस ठप होगा, जब कंपनियों में प्रोडक्शन कम होगा, तो वहां पर कर्मचारियों की छटनी भी होगी। जब कर्मचारियों की छटनी होगी तो उसका असर सब पर आएगा। जितने मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया, यहां पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लास नहीं चल रही है। एक पॉइंट यहां पर और देखिए आप, अगर मैं यहां पर आपसे पूछ लूं प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पर देखी जाती है? यह क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गए है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में देखी जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, मेरे प्यारे बच्चों प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में देखी जाती है? कृषि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में देखी जाती है? कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी देखी जाती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पर देखी जाती है? कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, या आपको शॉर्ट में देखना है कि चक्रीय बेरोजगारी लिखोगे, उसके सामने आप इस लाइन को लिख दोगे आप, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में देखी जाती है, तो कृषि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी देखी जाती है। कृषि क्षेत्र में क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र को अगर आप डिफाइन करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको इसको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी एक जस्ट मिनट थोड़ा सा वेट कर लेना, आप थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। देखिए लगाइए स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा? यानी कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है? अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र में इसको क्या नाम दिया गया है? यानी कि थालीनॉमिक्स, या फूड टू फाइनेंस, या आपका प्लेट टू पॉकेट एंड प्लेट। क्लियर? अगर आपको ये सब डिफाइन करना है, इनको प्रॉपर तरीका से पढ़ना है, तो आपको प्रॉपर क्लास पर, प्रॉपर ऐप पर जाना पड़ेगा। वहां पर हम इनको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्लियर? लेकिन विद एक्सप्रेस की क्लास में हर क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? नंबर 1 ऑप्शन आएगा, बहुत बच्चे ने लगा भी दिया है। इसका आंसर थालीनॉमिक्स आएगा। क्या आएगा? थालीनॉमिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पूछा जाए विश्व का, तो बताइए अंत्य समुद्री गर्त होता है, या महासागरीय गंभीर होता है, या वितल मैदान होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर भी लग रहा होगा कि हम कौन सा आंसर इसमें राइट लगाएंगे। बिल्कुल समुद्री गर्त में कहाँ मत्स्य ग्रहण होगा? कोई नहीं होगा। महाद्वीपीय निम्न तट, जो महाद्वीपीय होते हैं उनके जो निम्न तट होते हैं वहां पर विश्व का सबसे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र से मतलब क्या है? जो आपकी मछली है वहां पर वो उनके जो भंडारी जहां पर उनकी संख्या ज्यादा होती है, वो कौन से क्षेत्र होते हैं? महाद्वीपीय निम्न मगन तट,
जो होते हैं इन पर सबसे ज्यादा इनका ग्रहण क्षेत्र मिलता है। सब स्टूडेंट इसे नोट करें। और देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब सभी बच्चे सोचें, थोड़ा सा विचार करें इस क्वेश्चन पर और जल्दबाजी ना करें, आराम से इसका आंसर लगाएं। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल लगा दिया है और इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ने नंबर 2 लगाया है। कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। अनाईमुदी, अनाईमुडी या मुदी बोलते हैं, इसे एक ही बात है, अनाईमुदी। अब इस पर अगर क्वेश्चन की बात करोगे आप तो ये अनाईमुदी किस पर्वतमाला की ऊंची चोटी है? कौन सी पर्वतमाला की? सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और सह्याद्री पर्वतमाला का मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट। जिस दिन आप मुझसे इंडिया ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन घुमा के रख ले, क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने मुझसे प्रॉपर तरीका से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका एसएसटी का है या सब्जेक्ट वो साइंस का है। आपको सिर्फ धैर्य बना के रखना है, क्वेश्चन आपके सामने सब आएंगे और सारे टॉपिक आएंगे। सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट। अब ये जो अनाईमुदी है ये अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी है, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई भी कौन सी श्रृंखला की चोटी, कौन सी श्रृंखला की पहाड़ी है? तो पश्चिमी घाट तो श्रृंखला पूरी चेन है इस तरह से, और इस श्रृंखला की ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी की ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। इसका मतलब ये है अन्नामलाई कहां पर? केरल में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? केरल में है। कहां पर? केरल। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, डोडा बेटा। डोडा बेटा किस पहाड़ी की ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर आपका अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर राजस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको और भी बताया, महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, जहां से महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। मेरे प्यारे जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन होंगे तो प्रॉपर तरीका से होंगे, ऑर्डर में होंगे, तब आप अपने बेस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए, परीक्षा को पास कीजिए। बार बार मैं आपसे यही बात बोलता हूं, आप कहीं भी पढ़ो बट टॉपिक वाइज जरूर पढ़ो। आप अगर टॉपिक वाइज आपका बेस कमजोर है तो आप किसी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। आप अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, आपने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से अच्छे से वॉच कर रखा है, 30-30, 40, 50 बार रिवाइज कर रखा है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। परीक्षाएं चाहे वैकेंसी कम है या ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी चाहे 1 लाख आ जाए या वैकेंसी 10,000 आ जाए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 10,000 में भी आपका नंबर है, तैयारी अच्छी नहीं है तो 1 लाख में भी आपका नंबर नहीं आएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घाट नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इनमें कौन सी नदी मेरे प्यारे बच्चों लगाओगे आप? लगाइए आप नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? ये उद्गम स्थल इसका बताओगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया कि नर्मदा कहां से निकलती है। ये इतना सदाबहार क्वेश्चन है, मैंने आपको विद एक्सप्रेस की क्लास में भी और प्रॉपर क्लास में भी नर्मदा और ताप्ती सब नदियों को बहुत अच्छे तरीका से कंटेंट से करा रखा है। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में हमसे पूरे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, अपने नोट्स बना रखे हैं, वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनकी परीक्षा 100% पास होंगी। बट जब पास होंगी, जब उनको कम से कम 30-30, 40-40 बार आप रिवाइज करके जाओगे और यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कहीं बाहर से कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। बट ये कि आपको अपने सिलेबस पर फोकस रखना है, अच्छे से कंटेंट को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। मोर प्रैक्टिस मोर गेम, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बड़ा आप गेम खेल सकते हो आप। क्लियर? देखिए आप, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है।
अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, बड़ा सदाबहार क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रखा मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी किसे कहा जाता है? गोदावरी के लिए बोला गया है। गोदावरी आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट के लिए। चंबल नदी पर भी एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दूंगा। चंबल नदी पर 3 बांध हैं। चंबल नदी पर 3 बांध हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चंबल नदी के 3 बांध अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। चंबल नदी पर वो कौन से 3 बांध हैं? एक बांध, 2 बांध राजस्थान में है, एक बांध मध्य प्रदेश में है। मैं जब किसी क्वेश्चन को जोर देकर आपसे पूछता हूं तो इसका मतलब समझ जाइए आप, उस क्वेश्चन की पॉइंट की पावर 10,000 से भी ज्यादा है। चंबल नदी पर 3 बांध है, एक बांध मध्य प्रदेश में है, 2 बांध राजस्थान में है। तो मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ लगाएं कौन कौन से बांध कहां पर हैं और बांधों के नाम क्या हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसे नोट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है और सीधा सीधा आपको देखना है। देश में पहला पशु युद्ध स्मारक, देश में पहला पशु युद्ध यानी कि स्मारक यानी कि मेमोरियल वॉरियर कहां बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मेरठ में बनाया जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। तो देखकर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ लगाएं। गांधार कला विद्यालय, कला के अमरावती स्कूल या मथुरा कला विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। इसमें कुछ ज्यादा समझाना कुछ भी नहीं है। मथुरा कला विद्यालय लिखिए और आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन, पढ़िए आप इसको। 10 फरवरी 2020 को किस देश में एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली भारत को बेचने की मंजूरी दी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। 10 फरवरी 2020 को किस देश में एकीकृत वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली, इसको शॉर्ट में IADWS बोलते हैं, भारत को बेचने की मंजूरी दी है? तो वो देश कौन सा हो सकता है? वो एक ही देश है, अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। इसमें भी आप इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसे देख के बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं, प्यार से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिख क्या रहा है 2 बार पढ़िए आराम से। भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने के लिए समय अवधि के अनुसार निर्दर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय निर्दर्श सर्वेक्षण संगठन या निर्दर्श सर्वेक्षण संगठन, या में से कोई नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लगाइए नंबर 2, इसका बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय निर्दर्श सर्वेक्षण संगठन, ये आंसर आएगा। भारत में गरीबी रेखा का जो अनुमान लगाता है वो कौन सा सर्वे करता है? तो राष्ट्रीय निर्दर्श सर्वेक्षण संगठन गरीबी का आकलन करता है, गरीबी का आकलन करता है। सुरेश तेंदुलकर समिति भी कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? गरीबी रेखा के निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर, अगर मैं यहां पर लिख दूं सुरेश, कई बार क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बता देना आप। सुरेश
सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो किससे है? वो गरीबी रेखा से है। गरीबी रेखा निर्धारण से है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, लिखिए। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्लास को बीच में ऐसे छोड़ के नहीं जाएं। समझो कि आपका ये एग्जाम चल रहा है, दिल्ली पुलिस का ही पेपर चल रहा है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, आप तरीका से क्वेश्चन को करिए आप, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और सब कुछ पढ़ रखा है तो यहाँ पर आप दम भरिए अपना, ठीक है। ऐसे क्लास को बीच में छोड़ कर नहीं जाना है। आप बहुत बहादुर हो, क्लास को बीच में ही ऐसे छोड़ना नहीं है और इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इसका बिल्कुल तरीका से आंसर बताइए, बहुत अच्छे तरीका से। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था, स्पीड के साथ लगा सकते हो आप। अगर आपने संविधान की मेरी क्लास को आपने बहुत अच्छे से वॉच कर रखा है और यूट्यूब पर 14 वीडियो आपकी डली हुई है संविधान की, वहां पर स्पेशल मैंने आपको एक्ट लिखवा रखे हैं और अगर आपने उनको पढ़ रखा है तो आपका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो अब आप ये तो यूट्यूब से आप वहां से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं या आपको दिल्ली पुलिस के ऐप पर आना पड़ेगा, वहां पर भी आपका संविधान चलेगा। बहुत स्पीड के साथ वहां संविधान क्लास होगी, बहुत ही जल्द होगी। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आएगा चार्टर एक्ट 1853 में जब विधान परिषद का गठन हुआ तो उसी में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का विचार उसी के अंतर्गत रखा गया। उसकी ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मॉडल के आधार पर ही 1853 में भारत में जो विधान परिषद जो बनाई गई, जो विधानमंडल जो बनाई गई, उसको उनके ब्रिटेन की संसदीय मॉडल के आधार पर ही बनाया गया। तो वहां संसदीय विचार पूछ रहे हैं। अगर यहां क्वेश्चन है कि 1893 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था भारत में लागू हुई है, संसदीय व्यवस्था, अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा है संसदीय व्यवस्था भारत में जो लागू हुई वो कौन से एक्ट के अंतर्गत 1893 में लागू हुई? एक्ट कौन सा था? 1892 के एक्ट के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों आप संविधान के उस वीडियो को, पहली वीडियो को देखें जो मैंने आपको एक्ट पढ़ा रखे हैं, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सिर में दर्द नहीं करेगा। आपके यूपीएसआई के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और आपके मूल विधि संविधान में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में भी सारे एक्ट आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। कितना बढ़िया क्वेश्चन, ज्यादा कुछ भी समझाना नहीं है, बस देख के आपको बताना है। अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास को बहुत अच्छे से वॉच कर रखा है, देखिए आप, HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य में पहली बार सरकारी नौकरी का आरक्षित की है? भारत, इसका मतलब यह है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने HIV जो पॉजिटिव लोग, जो इन्फेक्टेड लोग वहां पर हैं, संक्रमित लोग हैं, उनके लिए अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके लिए रिजर्वेशन सीट दी है। वो पहला राज्य भारत का कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों आप स्पीड के साथ लगाएं, आपने कौन सा ऑप्शन चुना है? तो मेरे प्यारे बच्चों केरल आएगा। कौन सा राज्य आएगा? केरल आएगा। स्पीड के साथ लगाएं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट भी आपके लिए। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22, किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिकों के कण पाए गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। जब अभी हाल ही में रिसर्च हो रहा है, खोज हो रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन लगाइए अंटार्कटिका। कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अंटार्कटिका। क्या इस अंटार्कटिका को ही हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं? कौन से महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? यानी कि अंटार्कटिका। अंधा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। अंधा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट करें मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए,
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश, मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाना नहीं है। एक देश कुछ देशों पर टैक्स लगा रहा है और टैक्स लगा रहा है, सिर्फ आपको देश बताना है। वो छोटा सा देश भूटान है। भूटान की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं आप? भूटान की राजधानी सभी के याद होनी चाहिए, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है मेरे प्यारे बच्चों? नगुल ट्रम। इसकी जो मुद्रा है वो नगुल ट्रम है, नगुल ट्रम। भूटान नरेश का नाम भी मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो आप। भूटान नरेश कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू, ये इसका नाम है। ये मेरे प्यारे बच्चों एड्रेस नहीं है, ये इसका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। जिग्मे खेसर भी आपके याद रहेगा तो तब भी आपका काम चल जाएगा इससे। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट दिए हैं, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नोट करिए आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इतना बढ़िया क्वेश्चन देख के बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में आराम से लगाइए। क्वेश्चन को पढ़ लो, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, 4 ऑप्शन भी पढ़िए आप, बिल्कुल आराम से पढ़िए आप क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? 4 ऑप्शन ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। श्री राम मंदिर सेवा ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम सेवा समिति, श्री राम जन्मभूमि कल्याण समिति। बहुत बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं। स्पीड के साथ अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और लगाएं कि कौन सा आंसर राइट आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप जाते तो वहां आपको टाइम बिल्कुल लिमिटेड मिलता है। उसके अनुसार ही आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। और ये भी आप ध्यान रखना, स्पीड भी वही बच्चा बढ़ा सकता है अपनी जिसने एक एक टॉपिक, चाहे वो मैथ का है या रीजनिंग का है या जीएस का, ऑल सब्जेक्ट जितने जीएस में लगे हुए हैं उनको प्रॉपर तरीका से और बेसिकल अपना बेस बहुत अच्छा कर रखा है, कहीं से भी उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसके अंदर से ही एक एहसास आता है, वही बच्चा स्पीड बढ़ा सकता है। और जिसने सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे हैं अच्छे से, प्रॉपर तरीका से बेस टॉपिक वाइज नहीं बना रखा है, उसे यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं आप, क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन है क्या। क्लियर? तो देखिए मेरे पास इसका आंसर आएगा नंबर 2, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये इस नाम की घोषणा की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुरंत बताएं, देखकर स्पीड के साथ लगाएं। अब इसमें ज्यादा ये नहीं करें कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा जी। क्लियर? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। किसने ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन का एक पुरुष एकल खिताब जीत लिया? नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। रोहन बोपन्ना, महेश भूपति तो है नहीं, ऊपर के 2 में ढूंढिए आप कौन सा आएगा, रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविच। तो बहुत बच्चों ने लगा दिया है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कौन से देश का खिलाड़ी है? ये कौन से देश से बिलोंग करता है? सर्बिया से बिलोंग करता है। और रॉजर फेडरर कौन से देश का खिलाड़ी है? स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी है। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है। मेरे प्यारे बच्चे लिखिए आप, स्पीड के साथ लिखिए आप, जितना आपको लिखवाया जा रहा है। यहाँ पर जब करंट अफेयर्स की प्रॉपर क्लास चलेगी तो वहां पर सब आपको इनको प्रॉपर तरीका से इनके बारे में आपको सब बताया जाता है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आपके लिए। भारत और बांग्लादेश 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ? यही सीधा क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश की दोनों देशों की सेना आपस में प्रैक्टिस की, सेना ने आपस में प्रैक्टिस की, तो उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का सिर्फ नाम आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखकर उसका नाम बता दें और कुछ नहीं, शॉर्ट में लिख लेना आप। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ वो किस नाम से हुआ, और यानी उस अभ्यास का नाम क्या है? गति है, संप्रीति है, आरोहण है, दृष्टि है। तो मेरे प्यारे बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ सही भी लगाया और गलत भी बहुत लगा रहे हैं। संप्रीति आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? संप्रीति 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, क्लास के साथ बने रहें। क्लास आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है। रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। रेलवे ने, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लें आप। रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी प्रोजेक्ट संयंत्र की स्थापना की है? तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें से कौन सा वो शहर आएगा, यानी वो इनमें से शहर आएगा। बहुत बच्चे स्पीड के साथ लगा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर। तो स्पीड के साथ लगाया तो भुवनेश्वर इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर कौन से राज्य की राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है। क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पर है? आप लिख सकते हैं आप कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक क्वेश्चन आपको और मिल गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर बताइए कहां पर है? भुवनेश्वर में है। और इस कोणार्क सूर्य मंदिर का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी इसे ही कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इतना बढ़िया क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में इसका आयोजन किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा केरल। इसका आंसर क्या आएगा? केरल। शॉर्ट में लिख लेगा आप, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वां संस्करण आयोजन लिखकर केरल लिख दो आप। स्पीड के साथ इसे टाइपिंग स्क्रीनशॉट करें या इसको नोट करें। देखिए आप नेक्स्ट 29, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर भारत पहुंच गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 40 आएगा। क्या आएगा? 40 आएगा। क्वेश्चन को पहले लिख लें शॉर्ट में तरीका से या इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 40 आएगा। क्या आएगा? 40 आएगा। सभी स्टूडेंट इसे स्पीड के साथ लगाएं। ठीक है, देखिए आप, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की? कितना बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माणों के लिए तेजी के लिए एक पोर्टल बनाया है केंद्र सरकार ने। उस पोर्टल का इस 4 में से मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है? बहुत बच्चे स्पीड के साथ सही लगा रहे हैं, सही भी लगा रहे हैं, गलत भी बहुत लगा रहे हैं। 4 ऑप्शन है, तेज, स्पीड, गति, मार्ग। नहीं, तेज, स्पीड, गति या मार्ग। स्पीड से लगाएं, कौन सा आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा? गति नंबर 3, ये बिल्कुल आपका राइट आएगा। यानी पोर्टल का नाम क्या है? गति है। पोर्टल का नाम क्या है? गति है। स्पीड के साथ इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मेरे प्यारे बच्चे नोट कर लें आप इसको। देखिए आप नेक्स्ट, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कहीं आपको जल्दी नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने जनवरी 2019 में ऑपरेशन वनीला का आरंभ किया? तो भारत की जो नौसेना थी, तो भारत की नौसेना ने कौन से देश के लिए, यानी चक्रवात से प्रभावित देश के लिए वनीला ऑपरेशन का प्रारंभ किया? वो देश इन 4 में से कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप। मेडागास्कर। कौन सा देश? मेडागास्कर। मेडागास्कर अपना में क्या है? द्वीप भी है। और कौन से महासागर का द्वीप है? अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं तो कौन से महासागर का मेडागास्कर, कौन से महासागर का द्वीप है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बताओगे आप? हिंद महासागर का द्वीप है। हिंद महासागर का द्वीप भी है, अपने आप में देश भी है। द्वीप भी है, अपने आप में देश भी है। या श्रीलंका द्वीप भी है, देश भी है। स्पीड के साथ इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप। निम्नलिखित घटनाओं में आंदोलन को उनके कालक्रम के सही क्रम में आपको लगाना है। लगाइए आप स्पीड के साथ। कितना बढ़िया क्वेश्चन।
कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखकर बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने इतिहास को प्रॉपर तरीका से पढ़ा, बार बार बोलता हूं इस बात को, अगर टॉपिक क्रम से नहीं पढ़ा हुआ है तो ऐसी विद एक्सप्रेस की क्लास का आपको फायदा नहीं मिलेगा। उस बच्चे को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जिसने सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीका से पढ़ रखा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की परीक्षा है और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो सीधा मतलब है कि टॉपिक पर आपको जाना पड़ेगा, बिगर टॉपिक की परीक्षा पास नहीं होती है। क्लियर? तो विद एक्सप्रेस क्लास सिर्फ आपको यहाँ एहसास एनालिसिस के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कि आपको वहां जो टाइम मिलता है वो टाइम आपका कंज्यूम हो जाए और डिक्टो आपको मिल जाए। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप इसमें बिल्कुल बहुत बच्चे लगा रहे हैं, 1 भी लगा रहे हैं, 2 भी लगा रहे हैं, 3 भी लगा रहे हैं, 4 भी लगा रहे हैं। अब आप लगाना कौन सा आपको लगाना है, सिर्फ मैं आपको यहाँ लिख कर दूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको अब इसका आंसर लिख कर दूंगा, आप लगाना। आप रॉलेट एक्ट की बात करोगे तो 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करोगे तो 1930, साइमन आयोग की बात करोगे तो 1928 और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करोगे तो 1942। अब लगा लो आप कौन सा आप लगा सकते हो। आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप रॉलेट एक्ट 1919, 1919, 1928 यानी 13 कौन से मारा है, 132 मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है और बिल्कुल राइट है। क्लियर? देख सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट करें स्पीड के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जिन बच्चों ने क्लास को ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ा है और इतिहास को पढ़ लिया है, या दिल्ली पुलिस के ऐप पर जो इतिहास पढ़ रहे हैं, उनका भी ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 33, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ समझाना नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हैं आप। इसमें आंसर क्या आएगा देखकर बताइए स्पीड के साथ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, वित्त मंत्रालय। वर्तमान भारत में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बताइए ऊर्जा के सही अवनीकरण स्रोत का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हाइडल, तापीय, सौर ऊर्जा या पवन चक्की या पवन शक्ति आप लगा सकते हो। आप बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल आपके लिए राइट है। ये आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के सही अवनीकरण, यानी इसमें आपका आंसर आएगा सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा। लगाइए आप इसका आंसर क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विद एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आप। क्लियर? आज के लिए आपका इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।